अक्सर एक सवाल मन में आता है कि भारतीय लोकतंत्र में कुछ समुदायों के लिए सीटें आरक्षित क्यों हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे संविधान की मूल भावना में ही छिपा हुआ है। तो आज हम संविधान के उसी खास हिस्से यानी भाग 16 को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय संविधान के भाग 16 में। ये संविधान का वो हिस्सा है जिसे समाज में बराबरी लाने और हर वर्ग को सही प्रतिनिधित्व देने के मकसद से ही बनाया गया था। देखिए, ये हिस्सा सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव को ठीक करने का एक संवैधानिक वादा है। ये अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की एक मजबूत ढाल की तरह है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम भाग 16 की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। फिर बात करेंगे कि सरकार में इन समुदायों को आवाज कैसे मिलती है। उसके बाद नौकरी और शिक्षा से जुड़े प्रावधानों को जानेंगे। फिर हम उन 3 संरक्षक आयोगों की बात करेंगे जो इनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। और आखिर में समझेंगे कि संविधान का वो कौन सा सुरक्षा कवच है जो इन सब प्रावधानों को इतनी मजबूती देता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। आखिर लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि सबकी आवाज सुनी जाए। तो देखते हैं कि हमारा संविधान ये कैसे पक्का करता है कि इन समुदायों को भी सत्ता में अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। इसकी नींव रखते हैं 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, 330 और 332। अनुच्छेद 330 केंद्र में यानी लोकसभा में एससी और एसटी समुदायों के लिए सीटें रिजर्व करता है, और अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में। और इसका सिद्धांत बहुत सीधा और सरल है, जितनी आबादी उतना प्रतिनिधित्व। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जहाँ अनुसूचित जातियों और जनजातियों यानी एससी और एसटी को लोकसभा और विधानसभाओं दोनों जगह आरक्षण मिलता है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए राजनीतिक सीटों में सीधे आरक्षण का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पहलू भी था। एक और समुदाय था जिसे विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था, एंग्लो इंडियन समुदाय। पर जैसा कि हम जानते हैं, संविधान एक जीती जागती चीज की तरह है जो समय के साथ बदलता है। ये टाइमलाइन इस बदलाव की पूरी कहानी कहती है। देखिए, 1950 में जो व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए शुरू हुई थी, उसे कई बार आगे बढ़ाया गया, लेकिन आखिर में 70 साल बाद 2020 में 104वें संविधान संशोधन के जरिए इस मनोनयन की प्रथा को खत्म कर दिया गया। ये दिखाता है कि संवैधानिक प्रावधान पत्थर की लकीर नहीं होते, उनमें जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सकता है। राजनीतिक आवाज तो एक बात हुई, लेकिन असली तरक्की के लिए सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी उतनी जरूरी है। तो अब हम आते हैं भाग 16 के दूसरे स्तंभ पर, यानी नौकरी और शिक्षा के वो प्रावधान जो असल में प्रगति के रास्ते खोलते हैं। और इस सामाजिक आर्थिक उन्नति का आधार है अनुच्छेद 335। यह अनुच्छेद एक बहुत ही अहम संतुलन की बात करता है। ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी समुदायों के दावों का ध्यान तो रखा जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि प्रशासन की कार्यकुशलता पर कोई असर न पड़े। नौकरियों में आरक्षण इसी संतुलन पर टिका है। और यहां भी हमें एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। एससी और एसटी के लिए नौकरियों में आरक्षण का आधार सीधा संविधान का अनुच्छेद 335 है, लेकिन ओबीसी आरक्षण की जड़ें सरकार के कार्यकारी आदेशों और बाद में बने कानूनों में है, सीधे संविधान के इस भाग में नहीं। और यही बात उनके आरक्षण की कानूनी प्रकृति को थोड़ा अलग बनाती है। ठीक है, ये सारे अधिकार और प्रावधान तो बना दिए गए, पर इनकी रखवाली कौन करेगा? कौन ये देखेगा कि ये सिर्फ कागज पर न रह जाएं, बल्कि असल में लागू भी हों? इसी के लिए संविधान ने 3 शक्तिशाली संरक्षक या कह लीजिए संवैधानिक प्रहरी बनाए हैं। ये हैं वो 3 प्रहरी: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। याद रखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी समितियां नहीं हैं, बल्कि ये वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिन्हें अपनी शक्ति सीधे भारत के संविधान से मिलती है। इन तीनों आयोगों का ढांचा लगभग एक जैसा है: एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। और इनकी नियुक्ति कोई और नहीं बल्कि सीधे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो अपने आप में इनके ऊंचे दर्जे और इनकी अहमियत को दिखाता है। और अब आती है इनकी सबसे बड़ी ताकत। इन तीनों आयोगों को एक सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत की शक्तियां मिली हुई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए समन भेज सकते हैं, किसी भी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकते हैं और किसी भी मामले की गहराई से जांच कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन आयोगों को इतनी ज्यादा ताकत और स्थायित्व
आखिर मिलता कहाँ से है? ऐसी क्या चीज़ है जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है? इसका जवाब छिपा है इनके जन्म में। देखिए, संवैधानिक निकाय वो होते हैं जो सीधे संविधान की कोख से जन्म लेते हैं। उन्हें बदलना या हटाना उतना ही मुश्किल है जितना खुद संविधान में संशोधन करना। वहीं दूसरी तरफ वैधानिक निकाय संसद के एक सामान्य कानून से बनते हैं, जिन्हें साधारण बहुमत से बदला या खत्म भी किया जा सकता है। तो ये जो संवैधानिक दर्जा है ना, यही इनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसका मतलब है कि ये सुरक्षा सिर्फ कोई सरकारी नीति नहीं है जिसे आज बनाया और कल बदल दिया। ये भारत के मूल कानून के ताने बाने में ही बुनी हुई है, जो इसे असाधारण अधिकार और स्थायित्व देती है। तो संक्षेप में कहें तो संविधान का भाग 16 एक पूरा सुरक्षा तंत्र बनाता है। पहला, राजनीतिक आवाज के लिए आरक्षण। दूसरा, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नौकरियों और शिक्षा में मदद। तीसरा, इन सब की रक्षा के लिए 3 शक्तिशाली आयोग। और चौथा, इस पूरे तंत्र को स्थायित्व देने वाला संवैधानिक दर्जा। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, उसकी चुनौतियां बदल रही हैं, तो इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों को भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से कैसे ढाला जाना चाहिए, ये एक बहस है जो शायद हमेशा चलती रहेगी।